Hello friends. In today's class we are going to continuing your chapter first of business communication, that is concept of business communication. In last class we have already discussed about what is communication and what are the definitions of communication, right? And what are the features of communication. So ये सारे points हम last class में already discuss कर चुके हैं. Business communication क्या है, features of business communication as well as importance of business communication. तो ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडे क्लास वी आर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. अब आपको कम्युनिकेशन करना है, मतलब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप क्या करते हैं, मतलब आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है ना. आइडिया आया, उसके बाद एक आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट आई, तब आपने सोचा कि मेरे को ये बात इस ढंग से सामने वाले के आगे रखनी है. अगर मान लीजिए कोई बॉस है, बॉस को अपने सबॉर्डिनेट से बात करनी है या उससे भी सीनियर लेवल से बॉस से उसे अपनी बात रखनी है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, उसके माइंड में एक थॉट क्रिएट होगा, एक आइडिया आएगा, उसके बेसिस पर ही वो अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा. तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, दैट इज डेवलप एन आइडिया. कि एक आइडिया आता है माइंड में, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब माइंड में आइडिया आ गया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एनकोडिंग. एनकोडिंग में आप क्या करते हो, जो आपके माइंड में आइडिया आया, जो थॉट आई, उसको आपने वर्ड्स में एनकोड किया, जिससे वैसे आप एनकोड करोगे कि जिससे सामने वाला उसे समझ पाए. कभी भी जो एनकोडिंग की जाती है वो रिसीवर को माइंड में रखते हुए की जाती है कि जिसको भी मैं अपना मैसेज देने वाला हूँ उसका क्या लेवल है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको स्टडी करते हुए ना आप अपने मैसेज को एनकोड करते हो, मतलब मैसेज को तैयार करते हो उसी फॉर्म में, ताकि सामने वाला उससे अच्छे से समझ पाए. राइट. अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, ठीक है. अब सेल्स मैनेजर के माइंड में एक थॉट आ रही है कि इस बार हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है. सेल को इंक्रीज करना है, तो उनके माइंड में एक ये आइडिया आया, एक थॉट आई, तो उन्होंने क्या किया, इसको एनकोड किया, मतलब वर्ड्स में जनरेट किया. अब सेल को इंक्रीज करना है, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या वो अकेले वो काम करेंगे, नहीं, उनके नीचे जो टीम है, उनके अंडर जो टीम है उससे बात करेंगे कि हम अपनी सेल्स को कैसे और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का और प्रमोशन कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले उनके माइंड में क्या, एक आइडिया आया, फिर उसके बाद उस आइडिया की उन्होंने क्या किया, एनकोडिंग किया. एनकोडिंग मतलब उसे वर्ड्स में प्रिपेयर किया अपनी टीम को देखते हुए कि मेरी टीम को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, मेरी टीम का माइंड लेवल क्या है, उनका क्या सेट है, माइंडसेट क्या है, उसको देखते हुए उन्होंने उस मैसेज को प्रिपेयर किया और फिर उसे क्या किया, ट्रांसमिट किया. ट्रांसमिट कैसे, मतलब किस तरह से वो अपना मैसेज भेज रहे हैं. अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग हैं तो वो फेस टू फेस एक मीटिंग रख लेते हैं. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सब नहीं है तो हो सकता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कंडक्ट करवाएं, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन ईमेल से दें, है ना. तो वो कोई भी तरीका हो सकता है, वो कोई भी वे हो सकता है. तो किस तरह से वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, और जिसको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो कौन है, वो रिसीवर है, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है. अब यहाँ पे रिसीवर कौन है, जैसे मान लीजिए सेल्स मैनेजर की जो टीम है वो कौन है, उनकी रिसीवर है. उनके मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो उनकी टीम जो है वो कौन है, रिसीवर है, जो कि उनके बात को सुनेगी. अब टीम ने इनके मैसेज को सुना, समझा कि सेल्स मैनेजर क्या कह रहे हैं कि हमें इस बार अपनी सेल को इंक्रीज करना है. अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो अपना मैसेज भेज दिया सेल्स मैनेजर ने. अब टीम ने उस मैसेज को डिकोड किया, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझा, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग समझा. उन्होंने मैसेज पढ़ा, फिर देखा कि हाँ हमारे मैनेजर ये बोल रहे हैं कि इस बार हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर उन्होंने ये चीज सोची तो मतलब उन्होंने क्या किया, डिकोडिंग किया. राइट. अब उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जो मैसेज उन्होंने समझा उनकी टीम ने, उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स मैनेजर को क्या देंगे, फीडबैक देंगे कि आपने जो मैसेज हमें भेजा था तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा ग्रो की तरफ ले जा सकते हैं. तो यहाँ पर वो क्या है, अपने फीडबैक दे रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फीडबैक
दे रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, नॉइस। अब ये नॉइस का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार ये बीच में से कुछ वॉइस आती है, या आप मेल भेजते हैं, कई बार नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कुछ भी तरह की जो बैरियर्स आती हैं, मतलब वो क्या है, एक नॉइस प्रॉब्लम। नॉइस प्रॉब्लम की यहाँ पे क्या है कि कुछ भी तरह की आप कम्युनिकेट करते टाइम, कम्युनिकेशन करते टाइम जो कुछ बैरियर्स आ जाती हैं, वो क्या है, आपकी नॉइस प्रॉब्लम। मतलब कहीं ना कहीं आपका, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, हो सकता है वो 100% एकदम सामने वाले ने सही समझा हो सकता है वहां पे आपने, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं तो पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं तो सामने वाले आपकी बात अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो वो क्या है, आपकी नॉइस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट ही है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या क्या, किस किस सीक्वेंस में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले एक माइंड में, सेंटर के माइंड में एक आइडिया आया, उसने उस आइडिया को एनकोड किया, किसको देखते हुए, सामने वाले को देखते हुए, रिसीवर को देखते हुए उस मैसेज को एनकोड किया, मतलब उस मैसेज को तैयार किया और फिर उसे ट्रांसमिट किया। फिर वो मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिसीवर ने उसे डिकोड किया, मतलब समझा अपने जो भी, जैसे भी सामने वाले ने भेजा। अब डिकोडिंग कैसे होगी, अब हो सकता है बिल्कुल जैसे सामने वाला मैसेज भेज रहा है उसी के वे में अंडरस्टैंड करो। अगर आपका माइंडसेट अलग है तो हो सकता है आप उसका गलत इंटरप्रेट भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने गलत इंटरप्रिटेशन कर ली तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट हो जाएगी जब आप फीडबैक देंगे, है ना। तो अगर आप फीडबैक देते हैं कि, अगर मान लीजिए आपने फीडबैक कुछ दिया और सेल्स मैनेजर को लगा कि ये तो मेरी बात का गलत मतलब समझ गए, या ये मेरी बात को ठीक ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ। तो इस तरह से फीडबैक के मीडियम से हम समझ सकते हैं कि रिसीवर को कितनी बात समझ में आई है, राइट। तो ये तो थी आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल, जैसे एज नेम सजेस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप अपने एम्प्लॉयज से कुछ भी बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल है या फिर लोअर है, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ जितना भी कम्युनिकेशन होगा दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मतलब जो आप अपने सप्लायर से, आप अपने कस्टमर से, थर्ड पार्टी से, पब्लिक से, मीडिया से, जितनी भी आपकी बातें हो रही हैं, जितना भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। ये देखिए, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि किस तरह से, मेन पर्पस इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब मान लीजिए कंपनी के जनरल मैनेजर ने कंपनी का इस बारी जो टारगेट सेट किया था वो किस तरह से सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने सोचा है उस चीज को बताना, क्योंकि जब तक आप अपनी बात सामने वाले को इफेक्टिव वे में नहीं बता पाएंगे तब तक सामने वाला नहीं समझेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ना। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है तो उतने ही इफेक्टिव वे में आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप किस लिए रखते हैं, ताकि एक आपके अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो सके एक्सटर्नल पार्टीज के साथ। यहाँ पे आपको उनसे काम नहीं करवाना। इंटरनल में तो क्या होता है कि आपको काम करवाना होता है या काम की बात सुननी होती है, और यहाँ पे क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है, रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना एक्सटर्नल पार्टीज के साथ। ठीक है, अब टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है इंटरनल, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, साथ साथ लेटरल होता है एंड क्रॉसवाइज होता है। तो इसके बारे में मैं अभी, आपकी नेक्स्ट स्लाइड उसी के बारे में आएगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंटरनल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, राइट। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ऐसा कोई टाइप नहीं होते, बस आप एक तरह से आपने जो भी बात कहनी होती है वो सामने वाले को कह देते हो। ऐसा नहीं है कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसा कुछ भी कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का कोई भी टाइप नहीं होता। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, इट ऑकर्स फ्रीक्वेंसी इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ये फ्रीक्वेंटली होता है,
मतलब अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पूरा दिन अगर 9 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, उनके काम के 9 घंटे हैं, उस ड्यूरेशन में वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। मतलब उनकी ये प्रोसेस चलती रहती है, कभी उनके बॉस से उनकी बात हो गई, कभी सबॉर्डिनेट से हो गई, कभी अपने कलीग से हो गई, तो कहीं ना कहीं काम की बात चलती ही रहती है। और बट इसमें क्या है, ये लेस फ्रिक्वेंटली होता है कि इतनी जल्दी आपका कस्टमर क्या है, आपका कस्टमर 9 घंटे आपके साथ तो नहीं बैठा रहेगा बात करने, है ना। या फिर अगर थर्ड पार्टी है, वो आपसे मतलब पूरे 9 घंटे या 10 घंटे तो बात नहीं कर रही, तो ये क्या है, ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता, बट ये क्या है, फ्रिक्वेंटली होता है क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और काम की बातें चलती रहती हैं, कभी भी रुकती नहीं है। डिस्टेंस, अब यहाँ पे अगर हम देखें, सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे कि मान लो मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच मेरी मुंबई में है, एक ब्रांच मेरी कोलकाता में है, तो डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस है, बट क्या है, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आजकल इतने सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो चुके हैं कि आप यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है वो इमीडिएट, मैंने अगर अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट किया, वो मुंबई वाली ब्रांच मैनेजर को उसी टाइम पता चल जाएगा कि दिल्ली वाली ब्रांच में आज ये काम हुआ है ना। तो इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि जैसे ही हम डेली बेस पर अपना काम अपडेट करते हैं, दूसरी ब्रांच वाली को, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको साथ साथ वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। कवरेज, इट्स कवरेज इज लिमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बात कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में आपके 100 एम्प्लॉयज है, 1000 है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ आप उनके साथ ही अपनी बात कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, आपकी ब्रॉड कवरेज है। एक्सटर्नल जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपका मान लीजिए मीडिया है, गवर्नमेंट पार्टी है, पब्लिक है, आपकी सबके साथ डीलिंग चलती रहती है। तो इसकी कवरेज क्या है, ब्रॉड है, और यहाँ पे क्या है, आपकी कवरेज लिमिटेड होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, राइट। तो ये था आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिफरेंस। अब नेक्स्ट अगर हम करते हैं, इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह का इंटरनल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब इंटरनल कम्युनिकेशन किस किस टाइप से हो सकता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया हुआ है आपको, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब मान लीजिए ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब सेल्स मैनेजर से बात करेंगे, या प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेंगे, या एचआर मैनेजर से, तो अब ये क्या है, मतलब कहाँ पे कम्युनिकेशन जा रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात किससे कर रहे हैं, अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स के साथ। अब यही अगर मान लीजिए सेल्स मैनेजर अपने वर्कर्स से कोई बात करता है, प्रोडक्शन मैनेजर अपने वर्कर्स से कोई बात करता है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, डाउनवर्ड, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय से बात करें, तो ये आपका क्या रहेगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब यही अगर वर्कर्स को इनसे कोई बात करनी है, इनसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पॉलिसी के बारे में किस तरह से काम करना है, जब ये वर्कर्स इन मैनेजर से बात करेंगे, या ये मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम बात करते हैं आपकी, यहाँ पे सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से जो बात करेगा, ध्यान से देखो इसको, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर एचआर मैनेजर से जो बात करेगा, दैट इज लेटरल कम्युनिकेशन। वो क्या है, सेम लेवल पे है, तो उनके बीच में जो बातचीत चलेगी वो लेटरल कम्युनिकेशन में रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर एचआर डिपार्टमेंट के वर्कर से बात करता है, तो ये किस में आएगा, क्रॉस वाइज। ये क्या है आपका, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, मतलब वो यहाँ पे अपने डायरेक्ट इनसे बात नहीं कर रहा। अब मान लो प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ अपना लीव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो डायरेक्ट मैनेजर से बात ना करके मान लो अपने इनसे वर्कर से बात कर रहा है, तो ये किस में आएगा, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में।
तो इस तरह से ये इंटरनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल एंड क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। राइट। अब हम आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं आपका कि कम्युनिकेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियम हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मान लो, या आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने एम्प्लॉयज से क्या है, फेस टू फेस मिलते रहते हो, तो वहीं पर ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, वहीं पर ही खत्म हो जाता है ना। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपकी अभी मान लो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके 5 एम्प्लॉयज थे, 5 एम्प्लॉयज थे। अब यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज थे, डेली मिलते थे, बातचीत करते थे कि काम आज सुबह क्या करना है, शाम को अब जाते हुए आपने अपने मैनेजर को बता के गए कि मैं ये काम करके जा रहा हूँ। तो डेली आप मिलते थे, तो सारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप अपना काम समझा देते थे कि इस तरीके से करना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, इसकी कम से कम 5 जगह और ब्रांचेस खुल गई हैं। तो ब्रांचेस खुलेंगी तो ब्रांचेस खाली तो नहीं रहेंगी ना, उनमें एम्प्लॉयज होंगे। अब हर एक ब्रांच में और एम्प्लॉयज आ गए, तो क्या ये एम्प्लॉयज डेली मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं इनको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करनी पड़े, स्काइप के थ्रू करनी पड़े, मेल्स भेजनी पड़े एक दूसरे को, किसी को रिपोर्ट सेंड करनी पड़े। तो ये क्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इनको अलग अलग मोड चूज करने पड़ेंगे। कभी हो सकता है उन्हें फेस टू फेस एक दिन, मान लीजिए 1 साल में एक बार वो एनुअल मीटिंग रख ले, सब इकट्ठे होंगे पूरा स्टाफ, और उसमें डिस्कस करेंगे आने वाले साल में क्या करना है। तो किस टाइप से आपका कम्युनिकेशन होगा, ओरल होगा, रिटन होगा, विजुअल होगा या ऑडियो विजुअल होगा, ये सब पार्ट्स हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं आपके, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं आपके रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या होते हैं? नॉन वर्बल मतलब कहीं ना कहीं जो आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर्स हैं, गेस्चर्स हैं, आपका आई कांटेक्ट है, आपकी वॉइस टोन है, ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जब दोनों कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों साथ मिल जाते हैं, तब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि आपको अपने बॉस को कोई भी आप उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, है ना, आप मीटिंग कर रहे हैं और आप अपना वहाँ पे अपना चुपचाप आराम से खड़े हैं और बोलते जा रहे हैं, जी सर मैंने कर लिया था, हाँ जी हाँ जी मैं कर आया था, लास्ट सेशन में मैंने किया था, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। ना आप स्माइल कर रहे हैं, ना आप अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ना आप अपने आईज की मूवमेंट कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में कि या तो ये कंफ्यूज है, ये इसको समझ नहीं आ रही मुझे क्या बोलना है, पहले से प्रिपेयर नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन मतलब जहां पे भी जो भी आप अपनी बात कर रहे हैं वो रिटन में कर रहे हैं। जो भी कम्युनिकेशन आपका होगा वो पूरे का पूरा कंप्लीटली किस पर डिपेंड हो रहा है? आपके रिटन पर। यहाँ पे आप आकर फेस टू फेस कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, आपको जो भी बात करनी है आप मुझे मेल से करो, आपको जो भी बात करनी है मुझे रिपोर्ट दिखाओ। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आज के टाइम पे हैं वो बिलीव करती है रिटन कम्युनिकेशन पे। क्योंकि क्या है कि मैं आपको आगे अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? देखिए, रिपोर्ट्स हैं, आपके ऑफिस ऑर्डर है, जो सर्कुलर्स होते हैं ऑफिस में, ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, स्टाफ न्यूज़लेटर, ये सब आपके क्या है? रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। राइट। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगी कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आता है, वो थोड़ा सा आगे चल के ही बताऊंगी ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे देख रहे थे आपके रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट। अब रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? रिटन कम्युनिकेशन में आपको कहीं ना कहीं एक टाइम मिल जाता है प्रिपेयर होने के लिए। मीन्स आपके पास क्या है? सफिशिएंट टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। जैसे मान लो आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आपको नेक्स्ट वीक इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे रिपोर्ट देनी है,
ठीक है। अब क्या है कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन है, रिपोर्ट किस में आ रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो इट मीन्स आपने जो भी लास्ट 2 मंथ में काम किया, आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसको देखने का। 1 वीक का टाइम दिया गया आपको, तो आपके पास उतना टाइम है कि आप सारे डेटा को कलेक्ट करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, उसके बेस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करो, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है उस चीज के बारे में सोचने का और उस चीज को एक लिखने का। अगर और मेन चीज यहाँ पे क्या है, देखो आगे भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने जब रिपोर्ट बना ली तो आपके पास और भी टाइम है कि आप उसे रिवाइज कर सकते हो कंटेंट को, कि कहीं मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं रह गई, या गलती से मैंने कुछ ज्यादा ऐड कर दिया या कम ऐड कर दिया हो। तो क्या है, आप उस कंटेंट को रिवाइज भी कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो जो मैं अपनी रिपोर्ट बना रहा हूँ वो सामने वाले के माइंडसेट के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अगर आपको वो रिपोर्ट अपने बॉस को देनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाओगे। अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है जो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी है कि हमने लास्ट 2 ईयर्स में इतना काम किया, अब आपको आगे ऐसे करना है, हमने लास्ट 2 ईयर में कैसे किया, तो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसका लेवल अलग होगा। तो जो आपका रिसीवर है वो कौन है, उसके बेसिस पर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना होता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, साथ साथ जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब जो भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, आप वहां पर कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हो। मतलब कोई अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए, आप उसे बोल्ड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भी हमने बताया हुआ, अपने हेडिंग्स जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप हेडिंग्स में शो कर सकते हो। बुलेट्स जैसे आप जैसे यहाँ पे हमने ये यूज किया हुआ ना कि नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए आप बुलेट्स यूज कर सकते हो, हेडिंग यूज कर सकते हो। तो इससे क्या है, और इफेक्टिव वे में, मतलब और एक अच्छा लगता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्म में बी फाइल्ड और रिट्रीव्ड एट आवर कन्वीनियंस। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये रिपोर्ट, आपके बॉस ने एक रिपोर्ट मंगवाई नेक्स्ट वीक, अब उसके पास टाइम नहीं था उस रिपोर्ट को चेक करने को का, वो बहुत बिजी था, अब वो उस रिपोर्ट को नेक्स्ट मंथ भी चेक कर सकता है या 6 मंथ के बाद भी, मतलब जब भी उसको टाइम मिलेगा वो उस रिपोर्ट को चेक कर सकता है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर सामने वाला रिसीवर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस रिटर्न कम्युनिकेशन जो आप उसे उसके साथ करते हैं उस कम्युनिकेशन को उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यही ओरल कम्युनिकेशन होता तो आपको क्या है उसी टाइम प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, उस टाइम प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ टाइम बाद भी उसे स्टडी कर सकते हो जब रिसीवर के पास टाइम होता है। तो ये है आपके एडवांटेज रिटर्न कम्युनिकेशन के। अब डिसएडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन की? डिसएडवांटेज है, देखो कहीं ना कहीं आपको लिखने में बहुत टाइम लगता है। कई बार क्या होता है, आप क्लास में, पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जब हम छोटे क्लास में हुआ करते थे तो मैम बोलती थी कि रिटर्न टेस्ट लेना, नेक्स्ट क्लास में रिटर्न टेस्ट लूंगी मैं आपका। तो हम कहते थे नहीं मैम, ओरल टेस्ट ले लो, मतलब हम आपको सुना देंगे, पढ़ के आएंगे, हम आपको सुना देंगे, बट रिटर्न मत लो। वो हम एक तरह से लिखने से क्या करते थे, कतराते थे, जी चुराते थे कि लिखना पड़ेगा इतना लेंथी क्वेश्चन। मतलब लिखना क्या है, हर एक पर्सन को ना बड़ी प्रॉब्लम लगती है, उसको लगता है इतना टाइम लग जाएगा, और सुनाने में मैं मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं बहुत जल्दी सुना दूंगा, और मैम को तो टेस्ट लेने से मतलब है ना। तो ये चीज़ है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, बट अगर हम एक वैसे फॉर्मल वे में देखें तो भी ऐसा ही होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में अब रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा। आप सोचोगे पहले मैंने 2 मंथ्स में क्या किया, अगर यही ओरल कम्युनिकेशन होता तो आप क्या करते, आप सोचते कि मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी जो भी थी पिछले 2 महीने के सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो आपने बनाए हुए थे वो उसी टाइम अपने सर को दिखाते और काम खत्म हो जाता। अब उसने आपको 1 वीक का टाइम दिया है तो बहुत सोच समझ के आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए, और इसमें कॉस्ट भी लगती है और टाइम भी, दोनों चीज़ें आपकी लगती है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो टेंड्स टू सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द सेंडर्स लाइक द अजम्पशंस, कि आप कहीं ना कहीं फीडबैक को देखते हो कि अब जैसे मान लो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन किया, आपने अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने बॉस को दे दी। अब उसके बॉस ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी, अब जब उसके पास टाइम होगा, जैसे हमने कहा ये एक तो इसकी बेनिफिट है, एक तो इसका बेनिफिट है कि जब उसको टाइम होगा तब वो रिपोर्ट पढ़ लेगा। अब मान लीजिए उसके पास अभी टाइम नहीं है, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक क्या आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप अपना कर पाओगे?
आप अपना नेक्स्ट काम कर पाओगे? आपके माइंड में यही रहेगा कि पहले वाले के बारे में तो मुझे अभी तक फीडबैक मिला नहीं, तो मैं अगला काम किस तरह से करूं। तो अगर फीडबैक डिले हो गया ना, तो आप एक अजम्पशंस लगाते रह जाते हो अपने माइंड में, जो एक इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका, द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फर्स्ट मैसेज में ओनली बी रिवील्ड व्हेन द रिप्लाई अराइव्स। जब रिप्लाई आएगा तब आप को फर्स्ट मैसेज की इनएडिक्वेसीज पता चलेंगी। मतलब कि मेरी गलतियां कहाँ हुई थी। आपने अपनी तरफ से अच्छी रिपोर्ट बनाई, आपने अपना 2 मंथ्स का काम अच्छा किया और उस रिपोर्ट में बना के दे दिया। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग अच्छा काम करता है, बट गलतियां कौन बताता है आपको? आपके टीचर बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस बताते हैं। और फर्स्ट मैसेज की इनएडिक्वेसीज कब पता चलेंगी? जब उसका रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई ही लेट आएगा तब तक हो सकता है कि दूसरा रिपोर्ट बनने के लिए भी तैयार हो जाए, दूसरा काम भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे एक ये इसकी लिमिटेशन है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट को ऐड नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, अब आप ईमेल टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप ईमेल लिख रहे हो। ईमेल किस में आता है? रिटर्न में आता है। रिपोर्ट किस में आती है? रिटर्न में आती है। आपके बॉस ने बोला कि मेरे को ईमेल लिख के, मतलब कोई भी आपको काम करना है ना, अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपको बजट चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है, आप हमें मेल करा करो। ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपके कई बार मान लो आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप बहुत खुश हो, ठीक है, अगर आप बहुत खुश हो और यही आप ओरल कम्युनिकेशन करो तो आप बड़े खुश होते हो, अपने बॉस के पास जाओगे और अपने बॉस को वो गुड न्यूज़ सुनाओगे। अगर आप दुखी हो तो आप अपना एक सैड से फेस में जाओगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आज इस बंदे का मूड ठीक नहीं है। तो क्या ये चीज़ आप मेल में शो कर सकते हो? मेल में आप ये स्माइली बना सकते हो? या मेल में ये स्माइली बना सकते हो? आप बना सकते हो? नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो नॉन वर्बल, आप अपने हैंड्स के एक्सप्रेशन, हेलो सर, ऐसे कर सकते हो? आप अपना ऐसे हाथ बना दो और हेलो लिखो उस चीज़ को? नहीं। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब एक ओरल कम्युनिकेशन होता है तो अगर हमारे इनफॉर्मल रिलेशन भी है तो हम किसी भी तरीके से सामने वाले के साथ बात कर सकते हैं। बट जब हम रिटर्न पे आते हैं तो वो फुली डिपेंडेंट होता है आपका एक फॉर्मल वे पे। आप उसमें इस तरह के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा शो हो जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, वो रिटर्न में नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं आपकी ओरल कम्युनिकेशन की। तो ओरल कम्युनिकेशन में आपके कौन कौन से टाइप्स आते हैं, किस किस तरह से आप ओरली कम्युनिकेट कर सकते हैं? टेलीफोनिकली, मैसेज के थ्रू, इंटरकॉम, फेस टू फेस डिस्कशंस होती हैं, आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशन, ये सब टाइप आपके कौन से हैं? ओरल कम्युनिकेशन की, राइट। अब ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है? देखो, ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मेन चीज़, जैसे जो उसकी डिसएडवांटेज थी रिटर्न की, सबसे बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में आपको, और यहाँ पे आपका सारे का सारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है या मीटिंग में आप बैठे हो, तो आप क्या है, आप मीटिंग में मान लो आपको जाना है, तो आप एक दिन पहले प्रिपरेशन करोगे कि मेरे को आज मीटिंग में ये बोलना है या मीटिंग में मुझे ये पॉइंट्स रखने हैं। वहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट तो किसी को नहीं दिखानी ना, तो यहाँ पे क्या है, आपका टाइम सेव हो जाता है। आप अगर मान लो आपको कोई काम बहुत जल्दी में करना है या आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और आप उसे असाइन करना चाहते हो, यही आप रिटर्न में करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप ओरल वे में करोगे, आपने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, अपने 10 एम्प्लॉयज़ की मीटिंग में बोल दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, काम वहीं पे खत्म। और यही अगर आप मेल करने लग जाओगे हर एक एम्प्लॉय को कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेल एक पर्सन की बनाई, फिर दूसरी मेल दूसरे पर्सन की बनाई, तीसरी मेल तीसरी, 10 पर्सन को अलग अलग मेल लिखी और फिर उनको सेंड की, फिर उनके फीडबैक आए, फिर उनको रिप्लाई किया, कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है। और यही अगर ओरल कम्युनिकेशन में आप मीटिंग में बैठे हो, वहीं पे डिस्कशन हुई, वहीं पे फीडबैक आए, वहीं पे कंप्लीट टास्क। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंस है। और सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप साथ के साथ सामने वाले का आपको फीडबैक मिल जाता है, जो भी उसके माइंड में चल रहा है उसको आप क्लैरिफाई कर देते हो उसी टाइम पे, कि जो भी आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आपको उसकी एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। मतलब जो मैंने इसको काम दिया है वो करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना इफेक्टिवली करेगा, या फिर अगर नहीं कर पाएगा तो कमियां कहाँ पे आ रही हैं, आप उसकी कमियों को साथ साथ उसे इम्प्रूव कर दोगे। तो फीडबैक और क्लैरिफिकेशन साथ साथ ही हो जाती है आपकी ओरल कम्युनिकेशन में।
और सबसे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज मोर अप्रोप्रिएटली। आप बहुत अप्रोप्रिएट वे में कम्युनिकेट कर सकते हो विथ सुटेबल टोन, वॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स, कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आपकी वॉइस की टोन क्या है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आप बहुत एक अभी अच्छे मूड में हो, तो आप अपने कलीग से बहुत अच्छे प्यार से बात कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय से जो आपके सबॉर्डिनेट है बड़े प्यार से बात कर रहे हो। ये चीज़ आपको ओरल में पता चल रही है, मीटिंग के टाइम पे पता चल रहा है सब एम्प्लॉय को कि आज बॉस खुश थे, आज बॉस अच्छे मूड में नहीं थे, शायद घर से लड़ाई होके आए हैं। तो ये कब पता चलेगा? ओरल कम्युनिकेशन में। क्या आप रिटर्न कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो क्या है कि सामने वाले पर्सन की क्या टोन है, क्या वॉइस का लेवल है, कौन से वर्ड्स वो यूज कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं समझने में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी परसुएशन इन द मैनेजमेंट। ओरल कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज को परसुएट करने में, मतलब मोटिवेट करने में। क्या आप रिटर्न कम्युनिकेशन से किसी को परसुएट कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं ये चीज लिख दूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को एक ये बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा देती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यू कैन डू। आप जा रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, क्या आपको उसे देख के मोटिवेशन मिल रहा है? एक बहुत बड़ा मैंने बैनर बनवा के अपनी कंपनी में लगवा दिया कि सारे एम्प्लॉयज इसको देखेंगे तो बड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ भाई हम कर सकते हैं और आज हमें अपना 100% देना है। आप कितना मोटिवेट होते हैं किसी लिखी हुई चीज को देखकर, और आप कितना मोटिवेट होते हैं यही अगर आपका टीचर या फिर अगर आपका बॉस आपको बोल दे, 15 मिनट अपने पास बिठाए और बोल दे कि नहीं तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे में इतनी पावर है कि 100% आप कर सकते हो। आपको विश्वास नहीं है ना, पर मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन उस लेवल पर पहुंचोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस तरह से आप सामने वाले को, एक्चुअल में होता भी है सामने वाले में वो कैलिबर, बस कई बार सामने वाला अपने आप को पहचान नहीं पाता, और रिटर्न में आप उसे बिल्कुल भी ये चीज नहीं कर सकते जितना आप ओरल में कर सकते हो। ओरल में आप एक सामने वाले जो आपका जो एम्प्लॉय है उसे बहुत परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, और एक अच्छे, जिससे आपके अपने एम्प्लॉयज के बहुत अच्छे रिलेशन भी मेंटेन होते हैं, एक पर्सनल टच क्रिएट हो जाता है आपका, राइट। तो ये है आपकी एक ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। अब कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन के कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, क्या डिसएडवांटेज है? अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम सोचें कि ओरल कम्युनिकेशन पर ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाए, वो चीज़ नहीं होती। वो चीज़ क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, आप सोचते हो कि मेरे को जैसे हम अब ये स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज को एक काम दिया, सेल्स मैनेजर ने 1000 यूनिट सेल करने का टारगेट दे दिया। जब तक आप उसे रिटर्न में नहीं दोगे ना, तब तक वो क्या है, मान लो 10 दिन बाद आया, उसने बोला कि नहीं सर अभी तो मेरे पास 5 यूनिट सेल हुई है, 15 हुई है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात से मुकर सकता है सामने वाला, क्योंकि यहाँ पे उसके पास रिटर्न में कोई भी प्रूफ नहीं है। जब आप रिटर्न में दोगे उसे, तो उसे पता चलेगा कि मेरे को ये काम असाइन हुआ है और मैंने करना ही करना है, अगर नहीं किया तो हो सकता है मेरी जॉब भी चली जाए। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जो उन्हें रिटर्न में मिलती है। अगर आपने उन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया, पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, तो उसके नीचे लिखा होता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। तो क्या है, ये चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। अगर रिटर्न में नहीं होंगी, ओरल में आप किसी को बोल दोगे तो सामने वाला बोलेगा कि प्रूफ दिखाओ, ये ऐसा कब हुआ था, आपने तो बोला ही नहीं था मुझे। आप सामने वाले को ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन पर रिलाई करना सफिशिएंट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है। अगर हम बात करें मीटिंग की या लॉन्ग स्पीचेस की, अब मीटिंग में जब तक आप मिनट्स नहीं बनाओगे, अब आप बोलोगे कि मिनट्स क्या होते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिनट्स का ही पता चलेगा। मिनट्स क्या होते हैं कि जब आप मीटिंग कंडक्ट होती है, आपकी मीटिंग कंडक्ट होती है, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप राइट डाउन करते हो। क्योंकि क्या है, मीटिंग में जितनी भी डिस्कशन हुई, क्या वो सब कुछ माइंड में रह जाएगा? वो भूल जाएंगे ना कुछ टाइम बाद। वो अब आपने जो भी 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, क्या आपको अभी तक याद है? सब कुछ नहीं, आप बहुत सारी चीजें भूल गए। ऐसे ही जब जो हम ओरली सुनते हैं ना, सिर्फ
वो हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो मीटिंग में बहुत सारी ऐसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसी भी बनाई जा सकती है कि आगे हमने कैसे काम करना है। तो ये सब चीज़ें हम याद नहीं रख सकते, तो हम इन्हें क्या करते हैं, लिखते भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर हम सोचें कि ओरल कम्युनिकेशन करके मीटिंग में काम चला लेते, नहीं, तो इन सब चीज़ों को लिखा भी जाता है। तो एक तो क्या हो गया कि वहाँ पे ओरल भी हुआ, बातचीत भी हुई, साथ साथ आपका रिटर्न भी हुआ, वहाँ पे दोनों काम होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन आर नॉट ईजी टू मेंटेन एंड थस दे आर अनस्टेडी। अब इतना इजी नहीं है ओरल कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है, लिख के बताना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट एंड मे लैक एसेंशियल्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोल के अपनी बात कह दोगे कि सर मैंने लास्ट मंथ में इतना काम किया था, और उसका प्रूफ नहीं दिखाओगे, आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके नहीं लाओगे, सर लास्ट मंथ में इस एरिया में गया, यहाँ पे आप उन्हें लिख कर दिखाओगे कि सर लास्ट मंथ में 4 वीक्स मैंने काम किया, 4 वीक में फर्स्ट वीक में यहाँ गया, सेकंड वीक यहाँ गया, थर्ड वीक यहाँ, 4 वीक यहाँ, मैंने यहाँ पर इस एरिया में इतने क्लाइंट से ये बात की, इतने क्लाइंट से ये बात की। तो इस सब चीज़ों को जब आप नहीं दिखाओगे तब तक आपकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या है, आप सोचो मैं सिर्फ बोलने से अपना काम चला लूँ, तो वो चीज़ नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। तो ये हैं आपके डिसएडवांटेजेस ओरल कम्युनिकेशन के। अब हम आपका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन जो आप कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प्स ऑफ वर्ड एंड पिक्चर्स, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का। जैसे आप ग्राफ्स तो अभी तक आपने देखे होंगे, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, चार्ट हैं, मैप्स, मॉडल, स्लाइड्स, पेंटेड पिक्चर्स, पोस्टर्स, इंटरनेट विदाउट यूज ऑफ मल्टीमीडिया। तो ये क्या है, आपके विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं आपके ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, विजुअल में तो सिर्फ आपने देखा, किस चीज को देखा, पिक्चर्स को देखा या फिर वर्ड्स को देखा। ऑडियो विजुअल ये क्या है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देख भी रहे हो, साथ साथ ऑडियो मतलब सुन भी रहे हो, उसके साउंड्स को आप सुन भी पा रहे हो। जैसे आप टेलीविजन में, सिनेमा में, इंटरनेट विद मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है, आपके ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी आपके माइंड में एक थॉट आती है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स थे। इसमें अभी तक हमने कौन से टाइप्स किए थे, वर्बल कम्युनिकेशन के हमने टाइप किए थे। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो भी हैंड की मूवमेंट है, जो आपके पोस्चर्स हैं, जो गेस्चर्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस टोन में आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। आपके पापा आए और बड़े प्यार से आपसे पूछ रहे हैं, हाँ जी बेटा आप कैसे हो, और आज का आपकी क्लास कैसी रही, आज का आपका स्कूल कैसा रहा, तो आपको क्या लगेगा कि आपके पापा का मूड बहुत अच्छा है। और यही आपके पापा एकदम गुस्से में आए, तो मतलब क्या है कि आप सामने वाले की वॉइस टोन से ही समझ सकते हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आई कांटेक्ट कितना है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, पूरा जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं एक आई कांटेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आप यही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप अपनी आंखें नीचे करके बैठ जाएंगे और बोलते रहेंगे, तो इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपने कुछ बोला नहीं, यहाँ पे आप अपना आंसर तो दे रहे हैं, सेम ऐसे आंखें करके भी दे रहे हैं और नीचे आइज करके भी दे रहे हैं, दोनों तरह से अपना आंसर दे रहे हैं, बट सामने वाला समझ गया कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे ये चीजें किसके अंदर आती है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। तो ये थे आपके कि किस किस तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। और साथ साथ अब हम बात करते हैं कि अब आपको कौन सा मीन या मोड यूज करना है कम्युनिकेशन का, कि आप रिटन कम्युनिकेशन पे जाएं या ओरल पे जाएं या ऑडियो विजुअल पे जाएं, कौन सा फॉर्म आप यूज करें, इस चीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, पॉलिसी क्या है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी सी है जिसमें 4 एम्प्लॉयज हैं, अभी आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, 4 एम्प्लॉयज हैं जिसमें अभी
तो आप क्या करोगे, चारों एम्प्लॉयज़ को बोलोगे कि भाई मुझे मेल लिख के दिया करो, मेरे को रिपोर्ट बना के दिया करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे मिल नहीं सकता, तो क्या वो बेनिफिट रहेगा? वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर स्मॉल साइज है तो कहीं ना कहीं आप ओरल कम्युनिकेशन पे जा सकते हो, बट अगर यही लार्ज साइज हो गया तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिटर्न कम्युनिकेशन पे जाना पड़ेगा, या विजुअल पे, या फिर ऑडियो विजुअल पे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन का मीन और मोड चूज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है? अब बहुत बार पॉलिसी यही होती है कि अगर आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट, कुछ भी परमिशन चाहिए, कुछ भी आप इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, डेली जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको डेली इवनिंग में ईमेल करनी है। आपका डेली का क्या प्लान है उसको आपको मेल करना है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है उसके बेसिस पर भी आपका कम्युनिकेशन का मीन डिपेंड करता है। अब किस तरह का मैसेज है, नेचर ऑफ मैसेज क्या है? अगर आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लास्ट मंथ के क्या काम किया आपके एम्प्लॉयज ने, ये सब चीज़ें जाननी है, तो आप उन्हें बोलोगे कि आप मुझे पूरे मंथ में जो आपने काम किया उसकी रिपोर्ट बना कर दो। अगर आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयर कोई मेरे से मान लो लीव मांगने आया है, तो आप क्या कहोगे कि मेरे को उसकी रिपोर्ट दो कि आपने पिछले हफ्ते कितनी छुट्टियां ली है, पिछले महीने कितनी छुट्टियां ली, उसकी रिपोर्ट बना के दो। नहीं तो आप उसे क्या बोलोगे कि अगर आपको लीव चाहिए तो आप मुझे मेल कर दो, मैं उसके बेसिस पर वो ईमेल को चेक करके आपको दे दूंगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो किस तरह का मैसेज है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर भी आपका कम्युनिकेशन का मीन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस इन्वॉल्व। कितना डिस्टेंस है? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग बैठे हैं, सबका एक छोटा छोटा कैबिन बना हुआ है। अब उस कैबिन में आप बोल रहे हो कि आपको मेरे से बात करनी है ना, तो आप मेरे को मेल करो, आपको आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे रिपोर्ट भेजो। ऐसा होगा? नहीं। तो आप तो सिंपल सी बात है, 5 लोग कैबिन में बैठे हो तो आप अपनी बात फेस टू फेस मिलके भी कर सकते हो। और यही आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत दूर दूर ब्रांचेज है, तो वो कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह से कितना डिस्टेंस इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर भी आपका कम्युनिकेशन का मोड डिपेंड करता है। कॉस्ट फैक्टर क्या है, किस कम्युनिकेशन में कितनी कॉस्ट आ रही है? अगर आप हर एक चीज को कोरिलेट करोगे कि मुझे आप रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, तो यहाँ पे क्या है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए उसे बहुत सारे फैक्टर्स फिगर्स को सर्च आउट करना पड़ेगा, उसे उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पर क्या है, उसके टाइम की कॉस्ट भी लगेगी, मनी भी, दोनों चीजें हैं, क्योंकि वो एक तरह से हो सकता है कुछ काम उसने ना किए हो, बट अब वो करने की सोच ले, क्योंकि उसे पता है मुझे रिपोर्ट देनी है तो मुझे ये काम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या कॉस्ट आएगी कम्युनिकेशन की, उस पर भी आपका मेन डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है रिसोर्सेज क्या है। अब आप मेल तो तभी करोगे ना जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा या फोन होगा। आज के टाइम पे तो आप फोन से भी कर सकते हो, है ना। तो कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? आज से कुछ साल पहले की बात करें तो फोन बहुत कम लोगों के पास थे। उस टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर भी, मतलब स्मार्टफोन नहीं थे जिससे आप मेल कर पाओ। तो उस टाइम अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, सिस्टम है, तभी आप मेल कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पर भी कम्युनिकेशन का मीन डिपेंड करता है, राइट। तो कौन सा कम्युनिकेशन का मोड आपको चूज करना है, रिटर्न पे जाना है, विजुअल पे जाना है, ऑडियो विजुअल पे जाना है, या फिर ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगा, या फिर ओरल और रिटर्न दोनों कम्युनिकेशन हमें एक साथ लेकर चलने हैं। तो ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, राइट। तो आज की क्लास में देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम 2 मिनट के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि आज की क्लास में हमने डिस्कस क्या क्या किया है। आज की क्लास में हमने आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया कि एक माइंड में आपके थॉट आया, आइडिया आया, जिसको आपने एनकोड किया, ट्रांसमिट किया, किसी चैनल से सेंड किया, रिसीवर ने उसे रिसीव किया, अपने जो उसका माइंड सेट था उसके अकॉर्डिंग उसे डिकोड किया और फिर उसका फीडबैक दिया। और कहीं ना कहीं एक नॉइज की प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन करते टाइम, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं, 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इनका डिफरेंस देखा। उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का हो सकता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल एंड क्रॉसवाइज।
इसको हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मीन्स क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। अब यहाँ पे क्या है, आप सोचोगे कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक सेकेंड, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया स्पीचेस, ये क्वेश्चन आ गया आपका, स्पीचेस किस टाइप की कम्युनिकेशन के अंदर आता है, किस टाइप के कम्युनिकेशन में काउंट होता है, रिटन में, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर यहीं पे अगर हम जाते हैं तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ओरल कम्युनिकेशन है तो इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, या फिर रिटन कम्युनिकेशन है तो कौन से टाइप्स आते हैं, वीडियो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है तो कौन से टाइप्स आते हैं। अगर यहीं पर आता है मैप्स एंड मॉडल्स, आपका कौन से कम्युनिकेशन का टाइप है, विजुअल है, रिटन है और आपका ओरल है, तो इस या नन ऑफ दीज है या ऑल ऑफ दीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये तो थे आपके ओरल कम्युनिकेशन के टाइप। उसके बाद हमने आपका डिस्कस किया था ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके एक्सप्रेशंस, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। और साथ साथ चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन सा मेथड आपको कब चूज करना है, वो इनके बेसिस पर डिपेंड करता है। राइट, तो आज की क्लास में हमने कम्युनिकेशन का चैप्टर थोड़ा सा आगे और डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।